प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज शुक्रवार है और आज के कार्यक्रम में एक कुंडली लेकर के आया हूँ। आइए, क्या कहती है जातक की कुंडली, कहाँ जाना चाहता है कैरियर में कितना लाभ मिलने वाला है, दाम्पत्य कैसा रहने वाला है, पत्नी कैसी मिलने वाली है, धन की स्थिति कैसी रहने वाली है, व्यक्ति है कैसा खुद में, और क्या क्या चीज़ें वो जीवन से चाहता है। जीवन में जितने भी सवाल हैं वो सभी सवालों का उत्तर आज के कार्यक्रम में समाहित होगा और प्रत्येक पक्ष के प्रत्येक पहलुओं का अध्ययन करेंगे। बन के रहिएगा। कार्यक्रम आरंभ करते हैं आज शुक्रवार के विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम को। आइए झट से इनका पंचांग पढ़ के बता देता हूं। विक्रम संवत 2060, शक संवत 1925। मैं इत्मीनान से बैठा हूं, अब आप भी बैठ जाइए। जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है, इस संवत्सर का नाम हेमलंबी संवत्सर था। हेमलंबी संवत्सर में जन्मे लोग धर्मज्ञ होते हैं, शुद्ध आचरण करने वाले होते हैं, अपने बल पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। और इस संवत्सर का एक छोटा सा प्रभाव यह होता है कि यह व्यक्ति थोड़ा महंगा होता है, महंगे चाल चलन का होता है। ब्रांडेड चीज़ें पहनना, कपड़े पहनना, शौकीन राजसी ठाट बाट से जीवन यापन करना और अच्छे तरीके से जीवन जीना चाहता है। कट कट करके जीवन नहीं जीना चाहता है। आगे बढ़ने पे पता चला व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में हुआ है, मतलब व्यक्ति को पिता का लाभ मिलेगा जीवन पर्यंत और पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। व्यक्ति का मन, हृदय और आत्मा और चरित्र ये सब अच्छे होते जाएंगे और प्रायः व्यक्ति के मित्र भले कम हों, ये समाज में अगर अच्छे अच्छे किस्म के और बड़े लोगों से, ऊंचे लोगों से मित्रता होती है, पर फिर भी उसमें से 10-15 लोग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के बिल्कुल निकटस्थ होते हैं। ये बात बनती है। उत्तरायण के बाद व्यक्ति का जन्म वसंत ऋतु में हुआ है, शुक्ल पक्ष फाल्गुन माह में। फाल्गुन मास में जन्मे लोग प्रिय होते हैं, प्रियवादिनी होते हैं। पत्नी धार्मिक मिलती है, प्रेम करने वाले होते हैं और तीव्र प्रेमी भी होते हैं। महंगे शौक पालने वाले होते हैं। फाल्गुन मास में जन्मा है व्यक्ति तो विनोदी है स्वभाव का, गीत गाने वाला है। और उसके बाद वसंत ऋतु में जन्मा है तो श्रेष्ठ है। नेत्र बड़े हो सकते हैं, कठपुतलियां बड़ी हो सकती हैं, नाभि गहरी होती है, पेट भी निकला हो सकता है। पर यहाँ पे जो इनकी कुंडली में स्थिति बन रही है उसके आधार पर शरीर कृशकाय ही होगा, पतला ही होगा। आगे बढ़ने पे पता चला वसंत ऋतु शुक्ल पक्ष में जन्मा है व्यक्ति, वाणी अच्छी बोलेगा, शुद्ध बोलेगा, परिष्कृत है और गंधर्व की भांति सुंदर होता है। यक्ष गंधर्व की तरह व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, किसी को भी आकर्षित करने की क्षमता रखता है। शुक्ल पक्ष में जन्मा है तो वाणी अच्छी होगी तो प्रभाव भी अच्छा होगा। व्यक्ति अपनी वाणी से लोगों को आकर्षित करने की क्षमता आसानी से अपने अंदर विकसित कर लेता है। कम बोलता है, मितभाषी है और ये बातें बनती है। शुक्ल पक्ष के बाद अष्टमी तिथि है। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि का जन्म होना मतलब व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा शुभग्रह बन रहे हैं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि तक के चंद्रमा जो होते हैं वो शुभग्रह होते हैं। कई बार इसे नौमी तिथि से भी लिया जाता है, पर यहाँ पे चूंकि वो अष्टमी तिथि से हैं इस वजह से शुभग्रह भी होंगे। इसका परिणाम होगा कि व्यक्ति के जीवन में जितने भी धन के आने की स्थितियां होंगी वो रेगुलर होंगी। व्यक्ति कहीं नौकरी कर सकता है, अच्छे पदों पे विभूषित अपने आप को और पद स्थापित कर सकता है खुद को। जीवन में धन आने की जो प्रक्रिया और प्रक्रम होंगे वो रेगुलर एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं है कि कभी 10,000 कमाएगा, कभी 5,000 कमाएगा। लगातार उसके पास धन की स्थिति बनी रहेगी और उससे प्रभावित होकर के दूसरे लोग भी धन कमाने के लिए व्यक्ति समाज में प्रेरणा का स्रोत बनता है। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के लोगों में ये बात होती है, मन संतुलित है, काम करने में फोकस होता है, ऑप्शन उसके पास कम उपलब्ध हो तो व्यक्ति आसानी से आगे बढ़ जाता है। ये कुंडली बड़ी बेहतरीन है, आने वाले बस देख के जाइए। आगे बताता हूं। व्यक्ति का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, सुंदर है, पत्नी अच्छी मिलेगी, सुंदर भार्या का प्राप्त करने वाला होगा, दाम्पत्य अच्छा बीतता है, धन की स्थिति अच्छी होती है, श्रेष्ठ कर्म करने वाला होता है। शंख के सदृश इसके आवाज होती है, शंख के सदृश इसके आवाज होंगे। और उसके बाद गला भी बिल्कुल धारीदार होता है, एकदम शंख की तरह।
और भुजाएं लंबी चौड़ी अच्छी होती हैं, चंद्रमा की तरह सुकोमल होता है, कोरा होता है। रोहिणी नक्षत्र का है तो व्यवसाय भी कर सकता है, और दरअसल यहाँ पे वो किसी से भी झगड़े फसाद आदि की स्थितियों में नहीं जूझना चाहता है, उच्च वर्ग में अपनी मित्रता स्थापित करना चाहता है। आगे बढ़ने पे पता चला विषकुंभ योग ये थोड़ा कमजोर होता है, पर ठीक है, इसके हिसाब से मैं इसे कमजोर नहीं कहूंगा, क्योंकि वह करण है, ये चीजें गड़बड़ नहीं करेंगी। तो क्यों नहीं गड़बड़ करेंगी? क्योंकि ये विषकुंभ योग जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में संतुलन पैदा करने वाला होगा। वैश्य वर्ण का हो जाएगा व्यक्ति, और मनुष्य गण है तो क्रोध भी होगा, पर सामान्य आएगे। अगर बढ़ करके इसको और थोड़ा सा बता दूं तो चूंकि वैश्य वर्ण के होने के कारण व्यक्ति क्रोधी नहीं है, पर जब क्रोध करेगा तो तीव्र करेगा, और फिर भूकंप और ज्वालामुखी के सदृश व्यक्ति का चरित्र हो जाता है। परिवर्तन पसंद करता है, ठाट बाट से रहना चाहता है, एक ही बात पे कई घंटों तक लगातार सोचता रहता है, यात्रा प्रिय होता है, और प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक छटा का मोहक और मनमोहक वस्तुएं जैसे ही देखता है तुरंत उसमें लिप्सा जागृत हो जाती है। सुंदर स्त्रियों को देख करके तुरंत ही व्यक्ति उसे पाने की लालसा पैदा कर बैठता है। यात्रा के लिए जैसे ही बस पे बैठेगा सोचना चालू, भंवर में रहता है विचारों के, लगातार उसमें समुद्र के लहरों की तरह विचारों का आगमन होता रहता है। ये बात बनती है। कुल मिलाकर करके अगर मैं इनके पंचांग को अंक देना चाहूं तो बेहतरीन दे सकता हूं, क्योंकि ये पंचांग बड़ा बेहतर बन रहा है। एक तो जन्म उत्तरायण का, जो व्यक्ति की कुंडली को रेगुलर स्टेप बाय स्टेप बेहतर करेगा। फाल्गुन मास में व्यक्ति का जन्म है, ये व्यक्ति को संतुलन पैदा करता है व्यक्ति के जीवन में। उसके बाद आगे बढ़ने पे पता चला वसंत ऋतु का जन्म है, शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि का जन्म है, जन्म का वार शनिवार है, तो थोड़े से कष्ट की स्थिति यहाँ रहती है। व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा ऊंचा लक्ष्य रख लेता है, जो जीवन में उसे पूरा करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के होने के कारण उसका मन उसके साथ तो है, पर शनिवार के जन्म में होने के कारण व्यक्ति कभी कभी कुंठा से ग्रसित हो जाता है, और कई बार उसकी इच्छाएं दमित रह जाती हैं। ये आपका पंचांग था। अब आइए आपको आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थितियों के बारे में बता देता हूं। व्यक्ति की कुंडली में सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं सूर्य, क्योंकि वो आत्मविश्वास के कारक होते हैं। ये सब आप लोग जानते होंगे, पर एक बात बता देता हूं, अगर कुंडली में सूर्य की कमजोरी हो जाए तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। इस जातक की कुंडली में धन भाव के अधिपति होते हैं सूर्य, जाकर के बैठे हैं अष्टम भाव में, शत्रु की राशि में, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु होते हैं। और ये अति शत्रु के हो रहे हैं, क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं सूर्य, इस भाव के अधिपति जो शनि हैं, वो जाकर के जन्म कुंडली में इस भाव से 3 घर आगे, 1 2 3 चौथे घर में बैठे हैं। इस वजह से सूर्य यहाँ पे मतलब धन भाव का जो अधिपति है, उसकी जो पोजीशन बन रही है वो अष्टम भाव में बन रही है, अति शत्रु का बैठा है, और डिग्री के आधार पर 15 अंश 53 कला शतभिखा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, और वो ग्रह युवा होकर के बैठा है। ग्रह फल करेगा, मतलब उसकी जब स्थिति आएगी महादशाओं में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर में, तो ग्रह अपने प्रभावों को दिखाने वाला होगा। पर इसका एक सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव वो ये होगा जो कि आपको कार्यक्रम में पता चलेगा। तो यहां पे ग्रह के बारे में मैंने जो बात करी कि ग्रह अति शत्रु का बैठा और युवा होकर के बैठा है राहु के नक्षत्र में। अब बात चंद्रमा की कर देता हूं। चंद्रमा अगर कुंडली में मजबूत हो जाएं या ठीक हो जाएं तो व्यक्ति के धन की स्थिति को वो रेगुलर करते हैं। मन, मस्तिष्क, माता के स्वास्थ्य को संतुलन में रखने का काम करते हैं। आपकी कुंडली में जो चंद्रमा लग्न के अधिपति हैं, 4 नंबर की राशि होती है कर्क राशि। कर्क के अधिपति होते हैं चंद्रमा, और वो उच्च के होते हैं 2 नंबर की राशि में। तो जरा गौर करिए, तो चंद्रमा की राशि बनी लग्न में और वो लाभ में ही उच्च का हुआ है। इसका परिणाम आगे बताऊंगा, बन के रहना है। 18 अंश का ये ग्रह है, 18 अंश 1 कला अपने ही नक्षत्र में। मतलब आपको पता भी नहीं है कि ये चंद्रमा की स्थिति इनकी कुंडली में कितनी बेहतर है। ये चंद्रमा इनको सब कुछ देने वाला है। तो आइए अब मंगल की बात कर लेता हूं। मंगल व्यक्ति की कुंडली में पराक्रम, तेज, शौर्य, ऊर्जा और आंतरिक क्षमता के विकसित होने के प्रमाण के रूप में देखे जाते हैं। अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल की कमजोरी हो जाती है तो व्यक्ति को शौर्यहीन और पराक्रमहीन बना देते हैं। और सबसे ज्यादा अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ऊर्जा की आवश्यकता जब होती है तो उसकी कुंडली में सूर्य और मंगल को देखा जाता है।
क्योंकि ये दोनों अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं जो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा भरने, साहस भरने का काम करते हैं। आपकी कुंडली में मंगल जो बनता है पंचम भाव का अधिपति, 8 नंबर की राशि उसकी होती है, और उसकी दूसरी राशि देखिए जन्म कुंडली में बन रही है दशम भाव में। 8 नंबर की राशि यहां बनी पंचम भाव का अधिपति और दशम भाव का अधिपति। इस कुंडली के लिए मंगल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्लैनेट के रूप में देखा जाएगा। पर वो बैठा कहां है? जाकर के जन्म कुंडली में यही बैठा है। योग कारक स्थिति इसे कहा जाता है। जैसे कैसे कि पंचम का अधिपति हुआ और केंद्र से संबंध बनाया, अपने ही राशि में बैठा है पर 22 अंश का बैठा है। ग्रह अगर 22 अंश का होगा और यह संख्या विषम की है, इसका मतलब है कि मंगल इनकी कुंडली में योग कारक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं और जातक की कुंडली में वो ग्रह डिग्री के हिसाब से वृद्ध होकर के बैठा है। मतलब ऊर्जा तो है पर हो सकता है कि व्यक्ति थोड़ा आलस्य भी करे। अगर व्यक्ति की कुंडली में बुध मजबूत रहे तो व्यक्ति क्रिएशन से संबंधित क्षेत्रों में जाता है। कोई नई चीज इजाद करनी हो तो व्यक्ति को आसानी से वो चीजें हासिल हो जाती हैं। दिमाग को मजबूत करता है, इंटेलेक्चुअल पावर मजबूत करता है, भगवत भक्त बनाता है, माता पिता का सत्कार करने वाला बना देगा, और व्यक्ति के मेमोरी के जो स्ट्रांग होने की बात होती है, याद करने की क्षमता और आकर्षण शक्ति अपनी वाणी में लोच और प्रभाव से युक्त बनाना, यह बुद्ध का काम है। व्यक्ति क्रिएटिविटी से युक्त होता है। किसी भी चीज का उत्तर तैयार करना हो, गणना करना हो, कोई भी चीज का आसानी से हल ढूंढना हो तो ये बुद्ध वाले लोग आसानी से कर लेते हैं। इनकी कुंडली में बुद्ध 12वें भाव के और पराक्रम भाव के अधिपति बनते हैं। जाकर के बैठे हैं अष्टम स्थान में सूर्य के साथ, पर सूर्य से अस्त हैं, और वो ग्रह डिग्री में 11 अंश 13 कला का है, शतभिखा में बैठा है, तो इससे उसको बल मिलेगा, पर वो थोड़ा कमजोर हो रहा है। अब आइए गुरु की बात कर लेता हूं। व्यक्ति की कुंडली में गुरु ज्ञान के कारक होते हैं और सुख के कारक होते हैं। सकारात्मक माहौल पैदा करते हैं, व्यक्ति के जीवन में उत्साह बना करके रखते हैं और दुख कम देने देते हैं। कष्ट अगर ज्यादा है इसका मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में गुरु कमजोर है। आपकी कुंडली में गुरु कहां बैठे हैं? वो बनते हैं कहां के अधिपति? तो जन्म कुंडली के 6ठे भाव के अधिपति और 9वें भाव के अधिपति। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के बैठे हैं धन भाव में। मित्र की राशि है ये, पर उससे वो दृष्ट भी हो रहे हैं, सूर्य उनको देख भी रहा है, पर यहां का अधिपति होकर के वो 8वें जाकर के बैठे हैं, इस वजह से वो सम राशि के हो जाएंगे। गुरु और सूर्य एक दूसरे के मित्र होते हैं, पर इस भाव का अधिपति इस भाव से 3 घर के बाद जा रहा है, इस वजह से गुरु यहां पे आधा फल करने वाले हो जाएंगे। डिग्री इनकी 20 अंश की है, 40 कला, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है। ऐसी स्थिति में ये गुरु भी सामान्यतया फलों को देने वाले हो रहे हैं, पर ये परिणाम किस तरीके का देंगे ये आगे बताऊंगा। बुध आपकी कुंडली में डिग्री से मैंने बताया था, याद रखिएगा कहां है वो? 11 अंश 13 कला, ये कुमार हैं, और यहां पे वो गुरु 20 अंश 40 कला के हैं। मतलब ये संतुलन पैदा करने वाले हो रहे हैं, पर अकेले हैं तो इसका प्रभाव देखने लायक होगा। अब शुक्र की बात कर लेता हूं। वक्री हैं गुरु, ये याद रखिएगा। आपकी कुंडली के लिए शुक्र बेहतरीन है और वो उच्च के हैं जन्म कुंडली के भाग्य भाव में। यहां उनके उच्च की राशि बनी, यहां गुरु की राशि बनी, जहां का अधिपति होकर के गुरु मित्र की राशि में बैठे हैं, और गुरु इस भाव के अधिपति होकर के धन में बैठे और शुक्र यहां पे बैठे हैं, जो कहां कहां के अधिपति होते हैं? मूलतया वो होते हैं सुख के अधिपति। उनकी दूसरी राशि का निर्माण लाभ में बन रहा है। शुक्र वृषभ और तुला के अधिपति होते हैं। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के उच्च के होकर के बैठे हैं भाग्य भाव में। ये अद्भुत ही नहीं, बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति हो सकती है जातक की कुंडली के लिए। आइए इनके डिग्री की चर्चा कर देता हूं। 28 अंश 57 कला, रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और यह सम संख्या की राशि है। ये थोड़े कमजोर हैं, थोड़े से कमजोर हैं प्रभाव में डिग्री के हिसाब से, पर इनका फल फिर भी मिलता रहेगा। अब शनि की बात कर लेता हूं। आपकी कुंडली के लिए शनि बनते हैं कहां कहां के अधिपति? कर्क लग्न की कुंडली के लिए शनि होते हैं सप्तम और अष्टम के अधिपति, और इन दोनों भावों के अधिपति होकर के वो जाकर के बैठे हैं 12वें भाव में अकेले, और शनि को 12वें भाव में मिलता है कारकत्व। यानी कि धन भाव में गुरु अकेले बैठे, ये कारक होता है, ये कमजोर करेंगे, और शनि 12वें भाव में कारकत्व की प्राप्ति होती है, वो वहां अकेले हैं। यानी कि 2 ग्रह ऐसे भाव में बैठ गए हैं जो उनको कारक क्षेत्र मिलता है वहां पे, और वहां पे वो अकेले बैठ गए हैं। इसका मतलब कि वो परिणाम थोड़े कमजोर देने वाले हैं। आपकी कुंडली के लिए शनि 12 अंश 26 कला वक्री होकर के बैठे हैं। आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है, मित्र की राशि में बैठे हैं, पर तात्कालिक शत्रुता में जाने के कारण
तात्कालिक मित्रता का जो पंचधा मैत्री बनाया जाएगा, पंचधा मैत्री में शनि बुध की राशि में बैठे हैं, जहां के अधिपति हो करके बुध अपने भाव से 3 घर पीछे बैठे हैं, 1 2 3, 3 घर के बाद। इस वजह से यहां पे ये बुध शनि बुध की राशि में बैठे होने के कारण, और ये दोनों परिवर्तन योग लगा करके बैठे हैं। इसका परिणाम आगे बताऊंगा। पर शनि यहां पे युवा होकर के बैठे हैं, 20 अंश के हैं, वो 12 अंश के हैं, वो युवा होकर के बैठे हैं। अब बात राहु केतु की कर लूं तो राहु दशम स्थान में, जहां पे उसको बहुत अच्छे परिणाम देते हुए देखा जाता है। इस जातक की कुंडली के लिए वो कैसा परिणाम देगा ये तो देखने वाली बात होगी। पर राहु यहां पे दशम स्थान में बैठे हैं, सम राशि के बैठे हैं, अवस्था उनकी ठीक ठाक है, वो फल देने वाले बन रहे हैं। व्यक्ति का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, और ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति का जन्म जब रोहिणी नक्षत्र में हो तो उसका प्रभाव क्या होता है, थोड़ी सी चर्चा कर दूं। रोहिणी नक्षत्र के अधिपति, यह नक्षत्र तो दरअसल चंद्रमा का है, यहां देखिए, पर इसके अधिपति केतु होते हैं। और एक बात जो कि बहुत ज्यादा समझने वाली है कि रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों को, चूंकि ये जातक 2004 के हैं तो मैं इनके काम के लिए ही जो चीजें होती हैं वही बता दूं, तो व्यक्ति को पेट्रोलियम सेक्टर में जाने का काम कर लेना चाहिए, सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्रों में जाने का काम कर लेना चाहिए, कॉस्मेटिक क्षेत्र में जाने का, कॉस्मेटिक से संबंधित व्यवसाय में जा सकते हैं, मिठाइयों के कारोबार में जा सकते हैं, फलों फूलों आदि के क्षेत्र में इसका व्यवसाय भी कर सकता है व्यक्ति। सौंदर्य प्रसाधन के संबंधित क्षेत्र इनके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। केमिकल इंडस्ट्री का क्षेत्र इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वाणी से संबंधित क्षेत्र, जहां शिक्षक वगैरह के बारे में अगर कोई चर्चा होती हो तो बिल्कुल जा सकते हैं। और व्यक्ति कला के क्षेत्र में जा सकता है। ये स्थितियां आपकी कुंडली में ये चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति कर सकता है, पर ये कई चीजों पे निर्भर करता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप इस नक्षत्र में जन्मे हैं तो ये काम उठा करके करने लग जाएं, नहीं। उसके लिए पहले जातक की दशा, जो ग्रह दशा में है वो दशम स्थान से संबंध बना रहा है कि नहीं, जो ग्रह दशा में है वो कैसा है, उसकी स्थिति कुंडली में कैसी है, क्या वो दशम से, तृतीय से, पंचम से, सप्तम से आदि भावों से संबंध बना रहा है, और कई चीजों के अध्ययन के बाद ही व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। पर आपकी कुंडली मैं जो देख रहा हूं, जो कि मेरे सामने है, तो मैं ऐसी स्थिति में आपको इन क्षेत्रों में व्यवसाय करने के लिए या इन क्षेत्रों की नौकरियों में जाने के लिए सलाह दे सकता हूं। अब आइए आपकी कुंडली में एक एक करके एक भावों पे आज अध्ययन करेंगे, कौन सा भाव कहां बना, कैसा बना है। आइए अब आपको इस कुंडली में 5 प्रमुख नहीं, ऐसे कई अच्छी चीजों को बताता हूं जो इनकी कुंडली में उपस्थित है, जो जातक को वहां स्थापित करने वाला है जहां व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। परमात्मा ने आपको कई सारी चीजें दे रखी हैं, पर आप कई बार उसको ये सोच करके नजरअंदाज कर देते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल होता भी नहीं है। पर एक बात बताऊं, आपके थैले में अजीब अजीब से रत्न और हीरे जवाहरात पड़े हैं, जो कि कुंडली को देखने और दिखाने के बाद ही पता चलती हैं। इनकी कुंडली में राहु जो बैठा है पंचम भाव के अधिपति मंगल के साथ, और ये दशम स्थान में बैठा है। ये इस कुंडली की सबसे अच्छी बात हो सकती है। दशम स्थान में राहु दिग्बलत्व को प्राप्त हो जाता है, उसे दिग्बलत्व की प्राप्ति हो जाती है, और वो बैठा है किसके साथ, जन्म कुंडली के प्रबल योग कारक ग्रह मंगल के साथ, जो कि पंचम का अधिपति होकर के दशम स्थान में बैठा है, स्वग्रही होकर के। ग्रह अवस्था में वो वृद्ध तो है, पर उसे अनुभवी कहा जा सकता है। मतलब व्यक्ति अगर केमिकल सेक्टर में जाना चाहता है या केमिकल इंडस्ट्री में काम करना चाहता है तो निस्संदेह कर सकता है। ऐसी स्थिति में कि राहु अगर त्रिकोण के अधिपति के साथ बैठेगा तो उसमें बलत्व की वृद्धि ही मिलने वाली है, बल देने वाला ही है, और ये काम जातक को सपोर्ट कर सकता है। ये सबसे अच्छी और सबसे अच्छी बात है इस कुंडली की, राहु के स्थिति का पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठना, और वो 19 अंश का है और 22 अंश के मंगल हैं। यहां पे वो निगेटिविटी नहीं फैलाएगा, पर हो सकता है कि ग्रह अपना बेसिक नेचर अगर दिखाए तो कई बार व्यक्ति अपने ही हाथों से अपने कैरियर को नुकसान भी कर बैठता है, पर ऐसी स्थितियां बिल्कुल कम हैं। अगर क्रोध पे नियंत्रण हो जाए तो बड़ा जीवन संतुलित हो जाए, क्योंकि मंगल की दृष्टि लग्न पे है और वो नीच की दृष्टि है, तो ये कमजोर हो जाएगा। पर एक बात बता दूं, तो जितनी भी निगेटिविटी मंगल यहां पे फैलाने वाले होंगे, अगर नीच की दृष्टि से डालेंगे तो हो सकता है कि व्यक्ति गलत समय पे क्रोध करता हो,
तुरंत क्रोधी हो जाता है, क्रोध कर देता है, अनायास यूं ही भड़ से बोल देता है, मर्जी जो में आया वो कर देता है। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि शनि 12वें और गुरु द्वितीय भाव में अकेले। यहाँ का अधिपति सूर्य है तो ये अग्नि तत्व की राशि बन गई। यहाँ पे यहाँ के अधिपति होकर के सूर्य उसको संतुलन में रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये स्वभाव का भाव होता है। गुरु आकाश तत्व का ग्रह होता है, अग्नि तत्व की राशि में बैठा है और यहाँ का संबंध अष्टम से बन रहा है। गुरु और सूर्य एक दूसरे को देख रहे हैं, तो दो दो अग्नि तत्व के ग्रहों का या आकाश तत्व के ग्रहों का जब संगम संबंध बनेगा तो कहीं ना कहीं स्वभाव थोड़ा उग्र होता है। और निगेटिविटी उसको इस वजह से मिल रही है क्योंकि मंगल की नीच दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। ये बातें बनती हैं। पर मैं इसको अब जरा आपको इलेबोरेट करूं तो समझाता हूं। दरअसल व्यक्ति कर्क से प्रभावित है और चंद्रमा बनता है जन्म कुंडली में शुभ ग्रह, जो कि लाभ में जाकर के उच्च का हुआ है। इस वजह से इसकी स्थिति बहुत कम रहेगी, माइनर रहेगी। व्यक्ति स्पष्टवादी होगा, बोलने में अच्छा होगा, सत्कर्म करने वाला होगा, क्योंकि पंचम भाव पे उच्च के बैठे हैं चंद्रमा और उच्च के बैठ के होकर के 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। यह स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। इसको और कैसे बल मिल रहा है तो जरा गौर करिए। तो लग्न के अधिपति लाभ में बैठे और धन भाव के अधिपति से केंद्र में जा रहे हैं। 1 2 3 4, जो कि सबसे अच्छी बात है, जो कि सबसे अच्छी बात है। और एक बात बताऊं तो चंद्रमा यहां पे अकेले बैठे हैं, नक्षत्र अपना खुद का है, लग्न के अधिपति होकर के लाभ में महाभाग्यशाली और महाधनी योग लगा रहे हैं। यहां खुद का जो अधिपति है, यहां का अधिपति वो खुद उच्च का होकर के भाग्य में बैठा है। इस जातक की कुंडली में धन मान पद प्रतिष्ठा और जितनी भी चीजें मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगी सब कुछ मिलने वाला है। क्यों ऐसा? क्योंकि लग्न का संबंध बना लाभ से, लाभ का संबंध भाग्य से और यहां का अधिपति धन में बैठा है, मित्र की राशि में होकर के, जहां के खुद के अधिपति होकर के सूर्य इस भाव को पुनः वापस देख रहे हैं। तो ये स्थिति थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा अच्छी है। और अगर ये स्थिति किसी की कुंडली में बन रही हो तो अद्भुत धन का और अद्भुत भाग्य का व्यक्ति मालिक होता है। अब इस कुंडली को मैं कितना भी आगे अगर बताऊंगा तो अब इससे बेहतर स्थिति तो मुझे भी कहीं नहीं दिखेगी, क्योंकि ये बेहतरीन है। हाँ, अब कमजोरी थोड़ी सी बता दूं या और भी थोड़ी सी और अच्छी चीजें बता देता हूं। तो सबसे पहले मैंने राहु के बारे में बात बताई। दूसरा, लग्न के अधिपति का उच्च का होना, अपने ही नक्षत्र में होना, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का अधिपति खुद भाग्य भाव में उच्च का हो रहा है। यहां का अधिपति खुद धन में जाकर के अपने मित्र की राशि से और मित्र की स्थिति से दृष्ट हो रहा है। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में केतु का बैठना और दसम स्थान में दिग्बली राहु का बैठना, ये कैरियर को इतना ज्यादा मजबूत बनाएंगे कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में जाना चाहता है जा सकता है। और सुख का अधिपति भाग्य से संबंध बना करके उच्च की स्थितियों को प्राप्त कर रहा है। ऐसी स्थितियां बिरले कुंडलियों में मिलती हैं। और इस कुंडली में आप ग्रहों को समझिए तो एक ग्रह यहां बैठा, एक ग्रह यहां बैठा, ये 2 घर और 2 ग्रह। एक ग्रह यहां बैठा, ये 3 घर और 3 ग्रह। एक ग्रह यहां बैठा, 4 घर और 4 ग्रह। एक ग्रह यहां बैठा अकेला, राहु को इसमें नहीं लेना होता है, और एक ग्रह यहां बुध और सूर्य। मतलब सारे के सारे ग्रह कहां कहां कितने भावों में बैठे? 1 2 3 4 5 6 भावों में बैठ गए। इसे दाम योग कहा जाता है। अगर आपकी कुंडली के प्रत्येक भावों में ग्रह नहीं बैठे हैं या सारे के सारे ग्रह, जितने भी ग्रह हैं राहु केतु को छोड़ करके, अगर वो 6 घरों में बैठ जाते हैं तो इसे दाम योग कहा जाता है। और ऐसे स्थिति में व्यक्ति जो जन्मा होता है वो सर्वश्रेष्ठ स्थितियों को जीवन में प्राप्त करने वाला होता है। माता पिता को इन पे भरोसा करके आगे बढ़ाने का काम कर लेना चाहिए। और एक बात बता दूं, ये जातक है कर्क लग्न का। आप लोग भले ही प्रैक्टिकल जीवन जीने वाले हो सकते हैं, पर ये जातक प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसी स्थिति में ये सर्वोत्तम ऊंचाइयों को छूने वाला है। हो सकता है कि व्यक्ति के माता पिता थोड़े बहुत ज्यादा प्रायोगिक हों, दुनिया का प्रभाव माता पिता पे ज्यादा हो, पर व्यक्ति संत है, क्योंकि लग्न का अधिपति उच्च का होकर के पंचम भाव को देख रहा है, जो पिछले जन्म का भाव होता है। संस्कार मजबूत हो सकते हैं, व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ स्थिति का और सर्वश्रेष्ठ विचारों से प्रेरित है। ऐसी स्थितियों में जातक के ऊपर कभी भी किसी भी तरीके का संदेह नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है। ये सबसे अच्छी बात है। अब आइए आपकी कुंडली में अब भाव पे देखता हूं तो लग्न का अधिपति उच्च का है, ये धन
मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, यश, कुल का सम्मान करने वाला, कुल का दीपक और बेहतरीन पदों पे जाने वाला होता है। द्वितीय जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के अधिपति द्वितीय भाव को देख रहे हैं, बुध जैसे ग्रह के साथ वो बैठे हैं जो कि होता है 12वें भाव का अधिपति। अब जरा आपको यहीं पे एक और अद्भुत सी बात बता रहा हूं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में अगर पापक ग्रह बैठ जाता है तो व्यक्ति को धन का लालची बना देता है। लालची बनाने का मतलब क्या होता है? व्यक्ति हर बार धन कमाना चाहता है? नहीं। लालची होने का मतलब है कि उसके पास धन की कमी हो जाती है। लालच होने का मतलब क्या है? दो बातें। एक तो व्यक्ति के पास पहले से भरा है और फिर भी वो और की इच्छा करके रख रहा है, पर दूसरी स्थिति उसकी ये भी होती है कि व्यक्ति के पास उसकी कमी भी है, तभी तो वो लालची है। तभी तो वो लालची है, क्योंकि अगर हम इस कुंडली की बात करते हैं तो ये जातक कर्क लग्न का है, और कर्क लग्न के जातक जिसकी कुंडली में लग्नेश मजबूत होते हों वो जातक धन से कभी भी कमजोर नहीं होने वाला है। पर जरा गौर करिए तो यहां पे 12वें भाव के अधिपति बुध बनते हैं, और जब शुभ ग्रह 12वें भाव का अधिपति बनता हो और वहां पे अपने मित्र की राशि में शनि बैठे हों और अपने मित्र के ही नक्षत्र में राहु उनका मित्र होता है, राहु शनिवत ही होते हैं, और यहां के अधिपति होकर के अष्टम भाव में बैठा है, ये विपरीत राजयोग भी बना रहा है और जातक को धन का अथाह मालिक बनाने वाला है। ये बातें बिल्कुल क्लियर है, ये ग्रंथ की बात है। 12वें भाव में अगर शुभ ग्रह की राशि बने और वहां पे कोई मित्र का ग्रह बैठा हो, जैसे शनि और बुध मित्र होते हैं और यहां का अधिपति होकर के, मैं दरअसल ये बात बता रहा था आप लोगों को कि आप लोग इस बात को सिर्फ इतना ही जानते हैं कि छठे, 8वें और 12वें भाव का अधिपति अगर इन्हीं 3 भावों में बैठा हो तो वो विपरीत राजयोग हो जाता है। पर ग्रह दरअसल अस्त है, ग्रह दरअसल अस्त है, तो अब अस्त वो हो जाएगा तो अपने व्यय वाली बातों को कमजोर करेगा, व्ययात्मक स्थितियों को कमजोर करेगा, और इसकी गुंजाइश और भी ज्यादा इस वजह से हो जाती है क्योंकि वो शुभ ग्रह है बुध, और उसकी दूसरी मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के त्रिक भाव में ही बन रही है, जहां का अधिपति होकर के वो अपने भाव से षडाष्टक में है, यानी कि यहां का अधिपति होकर के 8वें में और तीसरे का भी अधिपति होकर के 8वें में बैठा है सूर्य जैसे ग्रह के साथ, यानी कि धन भाव के अधिपति के साथ। तो धन और पराक्रम का संबंध बना जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी चीजें आएंगी जहां से उसने एक्सपेक्टेशन अगर ना भी रख कर रखी हो, वहां से भी धन मिल जाएगा और आसानी से मिल जाएगा, ये बात बनती है। तो व्यक्ति के धन अच्छे जगहों पे जाने वाले हैं, व्यक्ति धन बचा करके रखने वाला है और लालच नहीं है व्यक्ति के पास। अगर ये पापक ग्रह की राशि होती और पापक ग्रह की राशि में होकर के जन्म कुंडली में किसी अच्छे भाव के अधिपति के साथ अगर ये नहीं बैठा होता, तब पाप प्रभाव धन को मिलता और व्यय को व्ययात्मक करता, पर वो ऐसा नहीं है क्योंकि यहां पे मित्र का ग्रह बैठा है और शनि 12वें भाव में कारकत्व को प्राप्त हो जाते हैं, यहां का अधिपति अष्टम में बैठा है, ये बातें, और गुरु भी तो द्वितीय भाव में है, ये बात बनती है। पर एक बात बता दूं, तो मैंने एक बार कार्यक्रम में किसी में बात कही थी कि गुरु के अकेले होने का द्वितीय भाव में फल ठीक नहीं होता है, और खास करके वो स्थितियां और भी ज्यादा कमजोर तब हो जाती हैं जब उस भाव का अधिपति उसको देख ना रहा हो। पर यहां पे गुरु अकेले बैठे हैं तो व्यक्ति को धन में कभी कभी इमोशनली व्यक्ति ब्लैकमेल होता है और अपने धन को अपने मित्रों के ऊपर, अपने सहपाठियों के ऊपर, अपने छोटे भाइयों के ऊपर, अपने कुटुंब के लोगों के ऊपर खर्च कर बैठता है, और कई बार उनके लिए व्यक्ति कर्ज ले बैठता है, अपने बल पे, अपने रिस्क पे दूसरों के लिए व्यक्ति कई बार धन ले लेता है। इस चीज से बच के रहिएगा, ऐसा ना हो ये हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो लोग आपका कई बार लाभ भी लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि 12वें और मंगल राहु पीछे, ये पाप कर्त्री भी तो लग रहा है, ऐसी स्थिति में ये बात बन सकती है। तो इस चीज को जरा गौर करिएगा कि अपने रिस्क पे किसी दूसरे को पैसे दिलाने का काम बिल्कुल नहीं। आप स्वतंत्र भूमिका में हर जगह रहेंगे तो अच्छी बात होगी। क्लियर है? तीसरे भाव पे आता हूं, यहां का अधिपति बुध अपने भाव से 6 घर आगे 1 2 3 4 5 6 सूर्य के साथ बैठा है। पराक्रम भाव के अधिपति का संबंध धन भाव के अधिपति से हुआ और वो जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति से दृष्ट हैं, जहां पे भाग्य को मजबूती शुक्र खुद दे रहे हैं। भाग्य का अधिपति धन में गया है, यह महाभाग्यशाली योग होता है, और धन में बैठ करके अकेले धन को वो सही जगहों पे जाने का प्रयास तो कर रहा है, पर उसको मेंटेन करना होगा। अब इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप धन को किस जगह पे खर्च कर रहे हैं और कैसी जगहों पे आपका धन जा रहा है। पर यहां से गुरु
वाणी का मालिक बनाएंगे। व्यक्ति प्रगल्भ होता है, बुद्धिमान होता है, पुरोधा होता है, पथ प्रदर्शन करने वाला होता है, समाज का प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, समाज के लिए वो कुछ कर सकता है और दरअसल अपने पिता के धन का प्राप्त करने वाला भी होता है। पराक्रम भाव के अधिपति सूर्य जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं और सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह होता है और बुध भी यहाँ पे उनको सपोर्ट करने वाला हो सकता है। एक बात और बताता हूं, बुध अस्त होने के बावजूद भी यहाँ पे व्यक्ति के विपरीत परिस्थितियों से उबारने वाले, और जब भी बुध की दशा आएगी तो व्यक्ति जो कई वर्षों से या कई महीनों से अगर विपरीत परिस्थितियों में उलझा हुआ रहेगा तो बुध उसमें उसको निकालने के सहयोगी बनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि के साथ वो परिवर्तन कर रहे हैं। पराक्रम भाव साहस का भाव होता है, दौड़ करके भागने वाला भाव होता है, आपके अंदर की क्षमता, कार्य क्षमता का भाव होता है। उसका अधिपति अगर अष्टम में बैठा है तो उसमें और ज्यादा ऊर्जा मिलने की स्थितियां दिख रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शुभ ग्रह होकर के गुरु, शुभ भाव के अधिपति होकर के गुरु से वो दृष्ट हो रहे हैं, जहां के अधिपति होते हैं सूर्य उसके साथ। क्लियर है? पर यहां पे एक निगेटिविटी भी मिल रही है और वो ये है कि व्यक्ति को अपने मित्रों को पहचान लेना चाहिए। ज्यादातर मित्र कई बार इनके लाभ लेने वाले बन सकते हैं। ज्यादातर मित्र ऐसे जो जन्म कुंडली में स्थिति जो मैं देख रहा हूं उसके आधार पर व्यक्ति को कई बार पथभ्रष्ट करने वाले भी बन जाते हैं। कई बार व्यक्ति माता पिता का भरोसा नहीं जीत पाता है या माता पिता संदेह की दृष्टि से देखते हैं। माता पिता से कई बार, खास करके पिता से कई बार संबंध कमजोर से हो जाते हैं। पिता बहुत ज़्यादा अनुशासनात्मक हो जाते हैं। कई बार पिता जो है वो हर बार व्यक्ति को डांट करके बोलते हैं, भरोसेमंद नहीं मानते अपने पुत्र को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कमजोरी के तौर पे देख रही हैं। चौथे भाव पे आता हूं, यहां का अधिपति बना शुक्र, सुख भाव में यहां से सुख के अधिपति और उस पे राहु और मंगल का प्रभाव। व्यक्ति अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाए, ऐसा इसलिए क्योंकि लग्न पे पापग्रह मंगल का प्रभाव है। लग्न में मंगल और राहु का प्रभाव केंद्र में बन रहा है और यहाँ पे कि जन्म कुंडली में विदेश भाव का अधिपति अष्टम भाव में बैठा है और 12वें भाव का अधिपति भी द्वितीय भाव में बैठा है। ये स्थितियां व्यक्ति को विदेशों से संबंध बनाने वाला, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कोई भी काम करने वाला, और विशेषतया अगर मैं देखता हूं तो व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए। जन्म स्थान से पश्चिम या जन्म स्थान से उत्तर, ये दो दिशाएं जातक के लिए श्रेष्ठ बन सकती हैं। क्लियर है यहां तक? अगर किसी भी शहर में जाकर के कोई काम करना चाहते हो तो आपकी कुंडली के लिए सबसे जो अच्छी राशि बन रही है वो वृषभ राशि बन रही है, उसके बाद मीन राशि बन रही है और उसके बाद एक राशि जो कि वृश्चिक की बन रही है। ये तीन राशियां आपके लिए बहुत श्रेष्ठतर बन सकती हैं। अगर अंकों की बात करता हूं तो आपकी कुंडली में 2 संख्या बहुत अच्छी बन सकती है। आपकी कुंडली के लिए जो अच्छी संख्या बन सकती है वो 5 बन सकती है। आपकी कुंडली के लिए सबसे जो अच्छी संख्या बन सकती है वो 1 नंबर हो सकता है। ये 3 जो संख्याएं हैं आप उसको आजमा करके अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं अगर चाहें तो कभी भी। यहाँ की बात है, यहाँ राहु का नक्षत्र और राहु शुक्र के नक्षत्र में ये स्थिति बड़ा अजीब देखने को मिल रहा है। यहाँ पे राहु का प्रभाव होगा तो कई बार घर परिवार में कलह का वातावरण भी देता है, पर ये प्रोफेशनल टच को बड़ा बेहतर बनाता है। व्यक्ति का कार्यक्षेत्र बेहतरीन है, मजबूत है और हिलने वाला नहीं है। अगर आप कभी भी मूर्खता न करें और जीवन में कभी भी गलत निर्णय न लें, विशेषतया राहु की दशा में, राहु कई बार गलत निर्णय करवा सकता है आपसे कैरियर को लेकर के विशेषतया, तो उस पर जरा सावधान रहिएगा। निर्णय लेने से पहले 2-3 बार विचार कर लीजिएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि बुध अष्टम में है, राहु के नक्षत्र में है, तो उसको बलवान और बलवती बना रहा है। बुध राहु को जड़ दोष तो लगाता है पर व्यक्ति को बुद्धिमान भी बनाता है और बड़ा इंटेलेक्चुअल बना देता है, प्रासंगिक बना देता है। व्यक्ति तुरंत में जीना चाहता है और व्यक्ति भविष्य को लेकर के देखने की स्थितियों में पहुंचना चाहता है। वर्तमान भूत को छोड़ने वाला, वर्तमान में जीने वाला और भविष्य को लेकर के चिंतित होने वाला होता है। राहु और केतु की स्थितियां आपके पर्यावरण को, विशेषतया जो घर का माहौल है, उसको कठोरता से बनाने वाले बन रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे मंगल और राहु का प्रभाव हो तो पिता से थोड़ी कम बनती हो, पिता थोड़े उग्र हो, पिता थोड़े चालाक हो, आप पे तिरछी नजर से देखने वाले हों। मंगल राहु का प्रभाव है तो पिता का प्रभाव आपके ऊपर से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि पिता भाव का अधिपति यहाँ का मंगल बनता है, वो आपके व्यक्तित्व को देख रहा है। गुरु यहाँ बैठे हैं, पिता गुरुवत हो, गुरु के सदृश पिता के साथ संबंध अगर बनेंगे तो ये अच्छी बात होगी। यहाँ का अधिपति सुख में जाकर के बैठा है, अपने भाव से सुख का संबंध बना रहा है। यहाँ का अधिपति
सुख का अधिपति भाग्य में जाकर के उच्च का हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है। तो ये बातें बनती हैं। व्यक्ति को वाहन का सुख, भवन का सुख, अपने बल पे जीवन में आगे बढ़ करके सर्वोत्तम प्रकार का जो सुख होता है, जिसे कि बेहतरीन ऐश्वर्यशाली कहा जा सकता है, वो चीजें बन रही हैं। पंचम भाव का अधिपति मंगल योग कारक स्थिति बना करके जन्म कुंडली के 10वें स्थान में बैठे हैं। ये व्यक्ति के यश, कीर्ति, सम्मान और प्रत्येक प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कराने वाले बनेंगे। व्यक्ति जीवन में जो चाहेगा वो राहु इनको देने वाला हो सकता है, और मंगल यहाँ पे कारक होकर के, योग कारक होकर के बड़े ही बेहतर परिणामों को देने वाले बन रहे हैं, जहां से व्यक्ति का कर्म क्षेत्र बड़ा बेहतर बनेगा और किसी भी सेक्टर में अगर व्यक्ति जाकर के काम करना चाहता है कर सकता है। छठे भाव के अधिपति गुरु यहां से 5वें बैठे हैं, मित्र की राशि में, पर समता के संबंध में, पर यहां पे देख भी रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति अपने पेट का ख्याल रखे, बाहर का सामान न खाए, बाजारू न बने, संतुलन में रहे। किसी भी अगर गुरु की दशा व्यक्ति के जीवन में जब भी आएगी तो ऐसी स्थितियों में वो व्यक्ति को जो समस्या बन रही है, प्रायः जो दुश्मन बने हैं, उससे निजात मिल जाएगी। जो समस्या रेगुलर स्वास्थ्य में आ रही होगी उससे गुरु की दशा में लाभ हो जाएगा। और ये गुरु तो आपकी कुंडली के नवमांश में केंद्र में ही आ रहे हैं मंगल के साथ, तो ये स्थिति और भी ज़्यादा अच्छी हो रही है, जो कि दाम्पत्य के सुख को और परिवार के दृष्टिकोण को आपके प्रति बाद में बदलने वाले बना रहे हैं। व्यक्ति के जीवन का जो उत्तरार्ध होगा वो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। पिता के ऊपर व्यक्ति अभी आश्रित है तो हो सकता है कि पिता थोड़े कठोर होते हों, ये बात बनती है, क्योंकि यहाँ पे आग लगी हुई है मंगल और राहु की, और वो बिल्कुल डिग्री में निकट है। इस वजह से पिता का स्वभाव थोड़ा जलने वाला हो सकता है, कठोर हो सकते हैं, अनुशासित हो सकते हैं, चीखने चिल्लाने वाले हो सकते हैं, गाली गलौज भी कभी कभी करते होंगे, ये बात भी दिखती है। ये बात यहाँ तक। 7वें भाव पे आता हूँ। यहाँ का अधिपति बनता है शनि। अपने भाव से 6 घर आगे गया है, व्यय में गया है, पर मित्र की राशि में परिवर्तन भी कर रहा है। 12वें भाव के अधिपति का परिवर्तन हुआ 7वें भाव के और 8वें भाव के अधिपति के साथ। यहाँ पे 4 भावों का संबंध बना। यहां से स्वतंत्र हो जाएंगे बुध और वो फल करेंगे जन्म कुंडली के पराक्रम भाव का। पराक्रमेश सूर्य के साथ बैठे हैं। व्यक्ति मेहनती है, ऐसा इसलिए क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि गुरु पे भी है, और यहां से गुरु की 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव से 4थे भाव पे है। व्यक्ति पराक्रम करे तो सुख मिलेगा, व्यक्ति पराक्रम करे तो धन भी मिलेगा, व्यक्ति पराक्रम करेगा तो पिता का लाभ भी मिल जाएगा और पिता का सुख और भी मिल जाएगा। थोड़े से संबंधों को और बड़ा बनाइए, अपने संबंधों को थोड़ा और निकट जाकर के उनके पास बैठने का प्रयास करिए। पिता को चाहिए कि वो अपने पुत्र को स्पेस दे, उसके लिए कुर्सी खोल करके बैठे और उसको नर्चर करने का काम करे, क्योंकि ये संबंध कमज़ोर भी हो रहा है, क्योंकि सूर्य 12वें पीछे जा रहे हैं ना, नीचे जा रहे हैं, ये ठीक नहीं होता है। यहाँ का अधिपति शत्रु है सूर्य का, इस वजह से पिता और पुत्र के संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता हो सकती है, और पिता को अपने पुत्र पे भरोसा करने का बल भी बढ़ जाना चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। दाम्पत्य अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि यहां का अधिपति अगर 12वें गया है तो ये खराब नहीं होगा। आप लोग कई बार ये बात कहें तो समझ जाते हैं कई बार कि 7वें का अधिपति है, 12वें भाव में बैठा है तो खराब होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो परिवर्तन राजयोग लगाया है, शुक्र उच्च के हैं, जन्म कुंडली के 2य भाव में गुरु अकेले बैठे हैं, लग्न के अधिपति उच्च के हैं, और जन्म कुंडली में शनि मित्र की राशि में बैठा है राहु के नक्षत्र में। यह स्थिति कभी भी जातक के जीवन को दाम्पत्य में कमजोरी देने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिए अगर आपको ये सारी चीजें देख के बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव है, वो खराब नहीं होने देगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे केतु बैठा है जो व्यक्ति के संबंधों को, स्वास्थ्य को, माता के संबंधों को, माता के साथ क्षेत्रों को मजबूती देने वाला बन रहा है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि माता भाव का अधिपति ही भाग्य में जाकर के उच्च का हुआ है, कभी भी खराब नहीं है। माता का कारक खुद उच्च का हो रहा है। हाँ, एक साधारण सा परिणाम जो हो सकता है, ये परिवार को कभी कभी उद्वेगी बनाता है, और परिवार में कई बार कोई किसी की सुनता नहीं है, सब अपने अपने बकने वाले हो जाते हैं। ये बात बनती है। कभी कभी उग्रता होगी, पर ये सामान्य होगी। पर यहां से 7वें भाव का अधिपति 12वें बैठा है, तो इसका परिणाम ये नहीं होता है कि व्यक्ति का दाम्पत्य खराब होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 8वें भाव के अधिपति और 7वें के अधिपति शनि इस कुंडली में कमजोर हो जाते हैं, मतलब वो एक मारक भाव और एक 7वें भाव, ये दोनों भाव जो होते हैं वो कर्क लग्न की कुंडली के लिए शनि मारक हो जाते हैं, इसी वजह से। पर वो फिर भी
व्यक्ति की कुंडली में धन को कमजोर करने के लिए, और मैंने वो जो बात कही थी ना पहले कि व्यक्ति कई बार इमोशनल होकर के धन खर्च करता है, ससुराल के पीछे भी धन कई बार खर्च करता है। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पे है, यहाँ वो सूर्य की राशि को देखेंगे जो उनका परम शत्रु होता है, तो सूर्य की भी यहीं पे स्थिति बन रही है, वो दृष्टि डाल रहे हैं, पर वो धन को लाने का काम करेंगे क्योंकि धन का अधिपति धन भाव को देख रहा है और भाग्य का अधिपति खुद महाधनी योग लगा करके गुरु बैठे हैं, पर वो अकेले हैं। पर इस भाव पे शनि का भी प्रभाव है जो कि अष्टम भाव है, अष्टम भाव का अधिपति होता है। इस वजह से वो कई बार धन को सही जगहों पे जाने से रोकते हैं और कई बार व्यक्ति अनायास यूं ही खर्च कर बैठता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। भाग्य भाव का अधिपति गुरु, ये बता चुका हूं बात। भाग्य भाव का अधिपति भाग्य भाव से युक्त होकर के और भाग्य भाव में एक अपने ही घर में उच्च का शुक्र बैठा करके और खुद धन भाव में मित्र की राशि में बैठा है। इस कुंडली के सबसे अच्छे जो भावों के बारे में अगर बात करूं तो लग्न अच्छा बन रहा है, अच्छा बनेगा क्योंकि लग्नेश उच्च के हैं। एकादशवां भाव अच्छा बन रहा है, जन्म कुंडली का 12वां भाव भी अच्छा बन रहा है, भाग्य भाव भी अच्छा बन रहा है और दशम स्थान भी अच्छा बन रहा है क्योंकि मंगल दशम स्थान में दिग्बलत्व को प्राप्त होते हैं। राहु भी वहां उनको सपोर्ट करेगा। यह स्थिति कुंडली को कहीं से भी कमजोर करने वाली नहीं बन रही है। शनि की दृष्टि तीसरी यहां और भाग्य भाव के अधिपति के बारे में चर्चा कर रहा था, तो यहां पे सूर्य की भी दृष्टि और गुरु यहां के अधिपति होकर के धन और भाग्य का संबंध है, मतलब भाग्य में धन का लाभ है। दशम स्थान की बात करूं, यहां स्वग्रही मंगल राहु जैसे ग्रह के साथ और अपने शुक्र के नक्षत्र में, नक्षत्र शुक्र का है तो व्यक्ति फैशन से संबंधित क्षेत्रों में जा सकता है, सौंदर्य से प्रसाधन के क्षेत्रों में जा सकता है, केमिकल इंडस्ट्री में जा सकता है, पद पे जा सकता है, प्रतिष्ठापन्न हो सकता है, पुरोधा होगा, समाज में उच्च वर्ग को प्रभावित करेगा और इसके कलम से के सिग्नेचर से कई बड़े बड़े काम भी होंगे, ये बात भी दिखती है। व्यक्ति की कुंडली में मंगल दिग्बली है, व्यक्ति अपने प्रभावों से कई लोगों को प्रभावित करने वाला होगा, उसके कलम में इतनी ताकत होगी कि कई लोगों को वो उसके कारण उसके घर के चूल्हे जलते हों। ये मंगल दिग्बली है, ये कुछ भी करा सकता है। पर उसका एक नेगेटिव प्रभाव मैंने जो बात करी, मंगल नीच की दृष्टि से जन्म कुंडली को देख रहे हैं पर वहां का अधिपति उच्च का है, उसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। अगर लग्नेश कमजोर होते तो ये बात और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाती मंगल वाली, पर ऐसा नहीं है। यहां पे मंगल व्यक्ति को कर्म क्षेत्र का बिल्कुल बेहतरीन सिंहासन पे आरूढ़ करने वाले बना रहे हैं और उसकी स्थिति और भी ज्यादा मजबूत इसलिए हो रही है क्योंकि मंगल शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं जो कि पहले से ही उच्चका होकर के सुखेश होकर के उच्चका बैठा है। ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की कुंडली में अगर दशम स्थान में राहु की स्थिति बन रही हो तो व्यक्ति के कैरियर को वो ऊंचाइयों पे ले जाने वाला और सत्कर्म से युक्त कर्म करने वाला बनाता है। साथ ही साथ लाभ भाव में उच्च के शुक्र का, लाभ भाव में उच्च के चंद्रमा का बैठना और भाग्य भाव में उच्च के शुक्र का बैठना और साथ ही साथ भाग्य भाव के अधिपति का धन भाव में जाना, पंचम भाव के अधिपति का दशम में जाना और व्यय भाव में मित्र की राशि में परिवर्तन के साथ शनि के बैठने के कारण यह कुंडली जितनी ज्यादा संतुलित है उतनी ही ज्यादा श्रेष्ठता को प्राप्त कर रही है। इसमें किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं है। एकादशवें भाव की बात कर रहा था, यहां के अधिपति शुक्र उच्च के हैं, संतुलन पैदा करने वाले बनेंगे, पद धारण करवाएंगे, जातक से श्रेष्ठ कर्म करने वाला बनवाएंगे और व्यक्ति सांसारिक सुखों से ज्यादा आध्यात्मिक सुखों के पीछे भागता है। शुक्र की दशा में और शनि की दशा में, गुरु की दशा में, ये तीन दशाएं ऐसी होंगी जहां व्यक्ति को संतुलन पैदा करने के लिए व्यक्ति जो होता है वो कई बार ईश्वर के रास्ते पे जाता है, भगवत भक्त होता है, मंदिरों का दर्शन करना चाहता है, गुरुजनों का आदर प्राप्त करना चाहता है, गुरुजनों को आदर देना चाहता है, मंदिर में दर्शन करने का मालिक होता है और भगवान की प्रतिमा के सामने जाकर के सर झुकाने वाला बनता है। ये शुक्र यहाँ से कराएंगे और बेहतरीन बनाएंगे व्यक्ति को हर तरीके से। 12वें भाव का अधिपति वो बता चुका हूँ, बुध वहाँ पे परिवर्तन में है। अब एक बात आपको और बताता हूँ। दरअसल कुंडली जब मैंने देखी तो ये कुंडली बहुत बेहतरीन है, पर कमजोरी कहाँ? कमजोरी मात्र एक, सूर्य का अष्टम में जाना ये ठीक नहीं होता है, गुरु का अकेले बैठना ये ठीक नहीं होता है और इसका नेगेटिव प्रभाव ये रहेगा कि व्यक्ति कलुषित विचारों के लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। सिर्फ वही चीज देखें जिसकी आपको आवश्यकता हो। सूर्य और बुध अष्टम में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के बुद्धि को कई बार हर लेते हैं, बुद्धि को कई बार हर लेते हैं और कई बार पिता के क्षेत्र से या कई बार आपके कर्म क्षेत्र में कई बार निगेटिविटी भी मिलेगी क्योंकि राहु मंगल है। तो कभी देखिए, ग्रह जो है वो अपना नेचुरल बिहेवियर कभी छोड़ता नहीं है। वो भले ही अपने स्थितियों को मजबूत बना करके रखा है, पर दोनों का मिक्सचर जब बनेगा तो कभी कभी उसमें असंतुलन भी पैदा होगा। और कुंडली में
जो गुरु की दृष्टि है तो वो आपके समस्याओं को कम करने वाले बन रहे हैं। सूर्य जितनी भी निगेटिविटी फैलाने वाले होंगे गुरु उसमें सहयोग देंगे और लाभ प्राप्त करवाने का काम करेंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ और 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, जो कि उसके मित्र की राशि की को देख रहे हैं और वहाँ पे वो बैठा है। पर राहु और गुरु के दृष्टि का संबंध बनना ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को गलत संगति में डालने वाला भी बन रहा है। व्यक्ति कई बार जैसे जैसे बड़ा होता है वो गलत संगति में भी जाता हुआ देखा जाता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। श्रेष्ठ मित्र बने, कमज़ोर न बने। जो नैतिक रूप से कमज़ोर हो वो आपके लिए कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता है। शनि की दृष्टि यहाँ है, या आपको समस्याओं से निजात दिलाने वाले भी होंगे और आलसी भी बनाने वाले होंगे। आलस्य मत करिएगा। शनि की दशा जब आएगी तो व्यक्ति को आलस्य देगी, क्योंकि वो इस दोनों भावों के अधिपति होकर के कमज़ोर हो जाते हैं। और छठे भाव को जब देखेंगे तो मांसपेशियों का दर्द, और कई बार आपके छोटे भाई बहनों को या कई बार जो कुटुंबजन होते हैं उसको मांसपेशियों का दर्द देते हैं, और कई बार चमड़े से संबंधित समस्या भी देते हैं, नेत्रों से संबंधित समस्या भी दे सकते हैं। पर आपकी कुंडली में नेत्र की समस्या का कोई कारण नहीं बनता है, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं, चंद्रमा उच्च का है, सूर्य भी द्वितीय भाव का अधिपति होता है, ये उसको देख रहा है। तो नेत्रों में कोई समस्या नहीं है, हड्डियों में कोई समस्या नहीं है। स्वास्थ्य में अगर कोई चीज़ बनेगी भी तो मैं समझता हूँ कि बालों से संबंधित समस्या हो सकती है, कई बार वो होता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने कभी कभी रक्तदान कर दिया करिएगा। अगर ये बात बन जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ये आपकी कुंडली है जो कि बहुत बेहतरीन है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल आपकी कुंडली के लग्न के बाद चलित चक्र और नवमांस के जिक्र के साथ उपस्थित होगा। ये कुंडली बेहतरीन ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा केंद्र में आ रहे हैं। ये अभी याद आई बात, तो गुरु चंद्रमा केंद्र में, ये गज केसरी योग का निर्माण भी करने वाली है। गुरु किस भाव से केंद्र में है? लाभ वाले भाव से केंद्र में है, तो ये व्यक्ति के जीवन के धन को देने वाले बन जाएंगे। गुरु किस भाव से केंद्र में है? पंचम भाव से केंद्र में है। पंचम भाव में मंगल की राशि बनी है। यहां से गुरु अगर केंद्र में हो जाएंगे तो व्यक्ति के जीवन में यश, गौरव, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सांसारिक सुखों का, पति का प्रेम, पत्नी का प्रेम, दाम्पत्य का सुख, ये सब देने वाले बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में कि गुरु की दृष्टि जब अष्टम भाव पे पड़ेगी तो व्यक्ति को संतुलन पैदा करेंगे और कई प्रकार के ज्ञान और कई प्रकार के गुप्त विद्याओं में उसकी अनुरक्ति बढ़ाएंगे। व्यक्ति नदी किनारे विचरण करना चाहता है, खोजी हुई और खोजी प्रवृत्ति का हो जाता है, क्योंकि शुक्र भी उच्च का है, तो उसमें उसको सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु से उसका सहयोग बन रहा है, संबंध बन रहा है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी है ये कुंडली, संतुलन से बेहतर है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।